दोनों चीजें आपको मेरे को कल तक याद करके देनी। तो ये हमारे पास जो लिस्ट दे रखी है, ये हमारे पास 1 से 20 तक तत्वों की लिस्ट है, ठीक है। अब 108 तत्व क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि हमारे लेवल पे 10th क्लास के लेवल पे हमारे पास जो जनरल तत्व हैं, ठीक है, उन्हीं तत्वों को अपन पकड़ रहे हैं, उन्हीं तत्वों को ले रहे हैं। उनमें से कुछ और तत्व आएंगे जो हम आयंस के साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है, उनके बारे में भी हम आइडिया ले लेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, वैसे वैसे हमारे को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता जाएगा। केमिस्ट्री ऐसा मांगती है, जो आप जो 4 चैप्टर पढ़ने वाले 5, 6, 7, 8, इसके अंदर एक चीज आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि इसके अंदर कड़ी से कड़ी छूटती है, और कड़ी के अंदर आपको पहली कड़ी में आपको थोड़ा सा डेडिकेशन देना पड़ता है, आपको योगदान देना पड़ता है। योगदान क्या है? कुछ पार्ट आपको क्या करना रहेगा, याद करना रहेगा। जो हम कुछ पार्ट अगर याद करके चल देते हैं, जो हम कुछ पार्ट अगर हमारे जहन में रख लेते हैं, तो फिर हम उसके बारे में डिटेल्स हम निकाल पाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ पाते हैं। जो अगर ये चीजें याद नहीं रहेंगी, तो याद नहीं रहेंगी तो आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। अब बात यहाँ आती है कि आपके पास तत्वों की लिस्ट है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सर क्या ये सीक्वेंस में लिखने जरूरी है 1 से 20 तक? 100% सीक्वेंस में लिखने जरूरी है, क्योंकि ये कोई क्रम संख्या नहीं है। मैंने यहाँ पे क्रम संख्या नहीं लिखा है, मैंने आपको उसके ऊपर नाम दे रखा है परमाणु क्रमांक। इस नाम से, परमाणु क्रमांक नाम से आप थोड़े से मुखातिब 9th क्लास में हुए होंगे, भूल गए हैं, कोई इशू नहीं, परमाणु क्रमांक का मैं आपको मतलब समझा दूंगा, ठीक है। एक तो ये चीज की क्रम संख्या नहीं, पहली चीज फिक्स है कि कार्बन जो है वो 6 नंबर पे है, फिक्स है कि नियॉन 10 नंबर पे है, फिक्स है कि एल्यूमिनियम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। क्या सर हमें ये याद रखना रहेगा? 100% याद रखना रहेगा, ठीक है। तो हमें कैसे याद करना चाहिए? 1 से 20 तक हम बोले, रटे, ऐसे याद करें, कोई जरूरी नहीं। आपको जो याद करना है उसके अंदर कंडीशन क्या है? आप डायरेक्टली जैसे मैग्नीशियम 12 नंबर पे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, आप ये भी याद कर सकते हैं सल्फर 16 नंबर पे इस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर आप 1 से 20 तक याद कर लीजिए सीधे सीधे, या फिर सबसे बढ़िया तरीका रहता है 5-5 भागों में इसको बांट दीजिए। और याद रखिए कि फास्फोरस की बात क्या है? सल्फर है, ठीक है। तो 5-5 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करके बांटेंगे तो 5 भाग अलग, 5 भाग अलग, 5 भाग अलग और 5 भाग अलग, अलग अलग आपको याद रहेंगे। दूसरी चीज ये इनके सिंबल्स हैं। सिंबल्स का मतलब क्या? हमेशा याद रखिएगा, केमिस्ट्री ने अपने आप को कोशिश की है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप पढ़ते जाएंगे, केमिस्ट्री बड़ी बहुत डीप बढ़ती जाएगी, तो उसके अंदर चीजें क्या हो जाती हैं, हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम भाई 4 पहले 4 लिखते थे, 4 के लिए फिर हमने सिंबल रिजर्व किया कि 4 को ऐसे लिखा था, ठीक है। सेम केस केमिस्ट्री के अंदर भी है। केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन को पहले नाम से लिखा जाने लगा, फिर नाम से फिर आप जब रिएक्शंस करने लगे, जब आगे इसके बारे में डीप नॉलेज का पता लगाने लगे, तो फिर जरूरत पड़ी कि यार इन तत्वों को कोई सिंबल दिया जाए, तो इस तरीके से कोई सिंबल इनको दिए गए। कुछ सिंबल्स जो हैं वो डायरेक्ट नाम पे हैं, जैसे हाइड्रोजन को डायरेक्ट एच दिया गया है, कोई इशू नहीं, सीधे याद हो जाएगा, ठीक है। हीलियम उसकी स्पेलिंग के बेसिस पे, लिथियम उसकी स्पेलिंग के बेसिस पे, बेरिलियम उसकी स्पेलिंग के बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है। बोरॉन भी आपके उसकी स्पेलिंग के बेसिस पे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक कि नियॉन भी आपको उसकी स्पेलिंग के बेसिस पे आ जाएगा। कुछ एक हैं जो एक्स्ट्रा अपन को अलग से याद रखने, जैसे कि सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम स्पेलिंग पे आ जाएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन भी आ जाएगा। पोटेशियम के लिए के आपको अलग से याद रखना रहेगा, कैल्शियम। मैं आपको मान के चलूं कि भाई लगभग सिंबल्स याद रहेंगे, बस एक ही ये ध्यान रखिएगा कि नियॉन एन ई रहेगा, नाइट्रोजन को एन बोलेंगे, तो ये डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं नाइट्रोजन की जगह एन ही लगा रहे हैं और नियॉन की जगह नियॉन की जगह एन लगा रहे हैं। तो ये आपके तत्व हैं, ये आपको याद करने हैं। क्यों याद करने हैं उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं अब आगे कि जो हम बात करते हैं यौगिक, और हम जो कहते हैं ये 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलके बने, तो बात यहां आती है कि जो तत्व है, सोडियम की बात की जाए तो सोडियम है और आपके पास क्लोरीन है, 2 तत्व है आप मान के चलिए, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक यौगिक है। वो बना कैसे? क्यों जरूरत हुई सोडियम और क्लोरीन को ही मिलने की, कि भाई सोडियम और क्लोरीन ही मिलके आपको क्या मिला, एक क्या दे सकता है पता। मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन कौन से 2 तत्व जुड़ेंगे और कौन कौन से यौगिक बना सकते हैं? तो तत्वों के जुड़ने की क्या कंडीशन है कि भाई एक क्वेश्चन उठता है, सर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया क्यों की? और अभिक्रिया करने वाला मैटर नहीं है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जल बनाया। क्या इसी तरीके से सर H और Cl भी मिल सकते हैं क्या? क्या इसी तरीके से H और Be भी मिल सकते हैं क्या? क्या इसी तरीके से H और
आपके मैग्नीशियम भी मिल सकते हैं क्या? क्या हाइड्रोजन और मैग्नीशियम का भी कोई मिक्सचर पैदा हो सकता है क्या? तो ये जो क्वेश्चन उठता है उसकी अपन क्या कर रहे हैं, उस कंफ्यूजन को अपन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ हम समझने जा रहे हैं आयंस के बारे में। उससे पहले मैं आपको समझा दूं परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक असल में ये जो लिस्ट है या ये जो पार्ट है, उससे पहले परमाणु, किसी तत्व का एक जो परमाणु होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब सर ये क्या चीज है, मैं आपको समझाता हूं। जो परमाणु है उसके 3 भाग, एक तो है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। आप समझिए, नाम लिख देता हूं मैं। और आप इसको इन तीनों को परमाणु के अवयव कह सकते हैं। ठीक है, अवयव कह सकते हैं, इसका मतलब क्या, ये कण है, ये परमाणु से भी छोटे कण हैं जो निहित हैं किसके अंदर, परमाणु के अंदर। अब बात यहां आती है कि सर ये तो आपने परमाणु बता दिया, पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस किस जगह पर उपस्थित होंगे वो भी आप बता दीजिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो एक ही चीज में, एक ही इस परमाणु के सेंटर में निहित होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। कुछ नई नई टर्म्स आ रही हैं जो आप याद करनी रहेगी आपको, न्यूक्लियस या फिर कह सकते हैं नाभिक। हम हिंदी में कहें तो इसे कहेंगे नाभिक। दूसरी बात आती है सर इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं रहते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर चले जाएंगे। सर इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों चक्कर लगाते हैं? हमारा हाथ इसी जगह पे क्यों, हमारे इस जगह पे क्यों नहीं? बस वो चीज, ये जो है ये इसकी संरचना है, आप समझना। ये हमारी संरचना है कि हमारे हाथ किस पोजीशन पे रहेंगे, नाक किस पोजीशन पे रहेगा। इसी तरीके से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की जो आप व्यवस्था है वो परमाणु के अंदर इस तरीके से होती है। ये हमें समझने की जरूरत है, ये हमें देखने की जरूरत है। तो ये किसका डायग्राम है? ये एक परमाणु का डायग्राम। अब बात ये आती है ये परमाणु का डायग्राम है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सोडियम परमाणु का डायग्राम है। तो सोडियम जो है, सोडियम के आगे हमने परमाणु क्रमांक लिख रखा है 11। ये 11 किस चीज को दर्शाता है मैं आपको समझा दूं। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी परमाणु में निहित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु में निहित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या। तो बात यहां आती है सोडियम के आगे कितना परमाणु क्रमांक दे रखा है? 11। इसका मतलब क्या है? इस लिस्ट में 11 नंबर की क्या महत्व है? 11 नंबर का ये महत्व रहेगा कि भाई जो प्रोटॉन की संख्या इसके अंदर रहेगी वो कितनी रहेगी? 11 रहेगी सोडियम के अंदर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी रहेगी? 11 रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ये क्या मर्जी है जैसे डाल सकते हैं क्या? नहीं, इसका भी एक सीक्वेंस रहता है, मैं आपको समझा दूं। ये कहलाते हैं कोश। प्रथम कोश, द्वितीय कोश और तृतीय कोश। ये क्या कहलाएंगे? प्रथम कोश, द्वितीय कोश और तृतीय कोश। सर ऐसी संरचना क्यों? जैसे हमारे शरीर में स्किन होती है ऊपर ही ऊपर, उसके नीचे की साइड में क्या, उसके नीचे की साइड में आपके आ जाती है क्या? मांसपेशियां। मांसपेशियों के और डीप क्या आ जाती है? मांसपेशियां जकड़ी हुई होती है किसके ऊपर? आपके हड्डियों के ऊपर। ये बड़े बड़े तौर पे मैंने 3 भागों में आपके शरीर को बांटा है। ठीक है, आपके शरीर के, आपके हाथ के स्तर को बांटा है। तो ये आपकी आंतरिक संरचना हो गई, ये परमाणु की आंतरिक संरचना है कि इसके अंदर प्रथम कोश में कितने? 2, द्वितीय कोश में कितने? 8, तृतीय कोश में कितने? 8। इस तरीके से आगे आपके क्या चलता जाएगा? सीक्वेंस चलता जाएगा। हम 10th लेवल पे एक बार के लिए ये पढ़ते हैं। फिर जब हम 7 चैप्टर के अंदर जाएंगे और नील्स बोर की अवधारणा के अंदर परमाणु की पूरी संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब हम इसके अंदर थोड़े चेंजेस करेंगे। तो एक बार के लिए हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे आपके पास प्रथम कोश में 2 हैं, द्वितीय कोश में क्या है? 8 हैं, और तृतीय कोश में जो है आप 8 या 18 एग्जैक्टली जो होते हैं वो 18 होते हैं। ठीक है, बट वो ऊर्जा स्तर के आधार पर होते हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको उतना डीप जाना नहीं। हम आपको अभी
288 के रूल के बेसिस पे, अष्टक के नियम, इसको नियम बोलते हैं अष्टक, उस नियम के बेसिस पे चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये रूल जो होगा इसी के द्वारा हम इसके अंदर आयंस बना पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 288 का रूल रहेगा, इस तरीके से आपको इनके अंदर बनना है। तो अभी तक हमने क्या समझा इस पार्ट में, परमाणु के अंदर क्या भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं को दर्शाता है कि भाई इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने प्रोटॉन रहेंगे। सर न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाने का कोई तरीका नहीं, परमाणु का जो टोटल भार होता है वो 2 चीजें निर्धारित करती है, ये भी आपको क्लियर कर दूं। परमाणु का भार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है वो नगण्य होता है, ना कि बराबर, मतलब कोई वैल्यू लगभग ना आती, क्योंकि परमाणु खुद ही इतना छोटा है कि आपको दिखाई नहीं देता, बहुत ही छोटा है, 10 माइनस चला जाता है आपके 10 तक। ठीक है, तो परमाणु के अंदर नाभिक जो चला जाता है वो तो और 10 -15, तो इलेक्ट्रॉन तो आपका और ज्यादा क्या हो जाएगा, साइज के अंदर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ बात आती है परमाणु भार। परमाणु भार जो इलेक्ट्रॉन तो हो गया नगण्य, तो अंदर कौन रहेगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों से बनता है। तो जो भी आपका परमाणु भार होगा, सर न्यूट्रॉन की संख्या का पता कैसे लगाया जाए, तो परमाणु भार जो भी हो, ठीक है, उस परमाणु भार के अंदर से आप इसकी प्रोटॉनों की संख्या को घटा दें, उससे आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। खैर वो हमारा टॉपिक अभी नहीं है, हमारा टॉपिक अभी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इसके बारे में है। ठीक है, जो हमने समझा परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन की हमने, इसकी परमाणु की हमने संरचना देखी। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये आपकी सोडियम की संरचना है, तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। ठीक, अब मैं थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। तो सर हाइड्रोजन के अंदर क्या कंडीशन रहेगी, हाइड्रोजन के अंदर 2 तो इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन उसके नाभिक में और 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर राउंड लगाएंगे, फर्स्ट पोस्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, अपन बात करें नाइट्रोजन के अंदर स्थिति क्या रहेगी, सर नाइट्रोजन का परमाणु बनाए क्या, तो परमाणु बनाइए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। क्यों सर 5, 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए, ये इसका परमाणु क्रमांक। ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी, प्रोटॉन सातों के सातों आपके किस में रहेंगे, नाभिक में रहेंगे। तो आप ये संरचना को समझ पाए। ठीक है, संरचना को समझने के बाद अब आपको अच्छा, इसलिए जरूरी हो जाता है नंबर्स याद करना, क्योंकि नंबर्स याद रहेंगे तो उसके अंदर निहित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बारे में हमारे को क्या मिलती है, जानकारी। तो दैट्स व्हाई मेरे को जरूरी हो जाता है कि क्लोरीन 17वें नंबर पे, अच्छा हाँ 17वें नंबर पे, मतलब क्या है कि 17वें नंबर मतलब उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि उससे फायदा क्या है, कि भाई आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या के बारे में पता भी चल रहा है तो उससे आपका फायदा क्या है, उससे आपको क्या फर्क पड़ जाएगा। उससे फर्क ये पड़ जाएगा, जैसे मैं आपको सोडियम का परमाणु और क्लोरीन के परमाणु के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या मैं यहाँ 9 कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे को 2 भरने रहेंगे फर्स्ट कोर्स में, 8 भरने रहेंगे दूसरे कोर्स में। जैसे ही 8 कंप्लीट हुए मैं तीसरे कोर्स में चला जाता हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने, 11, 2 और 8 10 और एक और बचा, तो मैं ये क्या, ये आपके पास किसका परमाणु आया, सोडियम का। क्या मैं यहाँ मैग्नीशियम लिख सकता हूँ, अगर मुझे मैग्नीशियम लिखना है तो मुझे 11 के बाद एक और क्या करना रहेगा, 12। अब ये सोडियम नहीं है, अब ये क्या है, मैग्नीशियम। आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता हूँ सर, तो फिर ये क्लोरीन बन जाएगा, मैग्नीशियम भी नहीं रहेगा। इस तरीके से आप परमाणु की संरचना बनाते हैं। तो मुझे सोडियम बनाना है फिलहाल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, Na, इस तरीके से लिख देते हैं अपन, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के अंदर अपने पास 3 कोश हैं। नाइन्थ का समझ के इसे इग्नोर करने की कोशिश मत करिएगा, ये आपका ये समझ लीजिएगा आपके 10th का बेसिक पार्ट है। अगर आप इसे इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे तो आप समझ लीजिएगा आपको केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ रट्टा ही मारना रहेगा, आप रटने की ही कोशिश कर पाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पता। 1 2 3 4 5 चेक करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 हो गए, 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या बात है, 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए आपके, और बचते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 7।
17 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, ये सोडियम है, और ये 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है, दैट्स व्हाई ये कितना है, ये क्या है, क्लोरीन। तो यहाँ हमारे पास सोडियम और क्लोरीन के परमाणु हैं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके अंदर क्या कंडीशन बनती है जिसकी वजह से हम NaCl बना पाते हैं। देखिए अब बात यहाँ आती है कि जब सोडियम का परमाणु आपके पास है और क्लोरीन का परमाणु आपके पास है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी परमाणु रहता है, अष्टक का नियम जो है, इसका मतलब ये रहता है कि परमाणु के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन जो कोश में है, जैसे पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के लिए कोई पाथ फिक्स नहीं है। सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उनका कोई पाथ फिक्स नहीं, वो एक अपनी धुरी जरूर है, पर अंतरिक्ष में जाने पर कोई धुरी नहीं नजर आती। उसी तरह से ये नाभिक है, और नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या इस धुरी से बाहर निकल सकता है? अगर ये इस धुरी से बाहर निकल गया तो फिर ये इस नाभिक की पकड़ से छूट जाता है। वो क्यों छूट जाता है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन्स के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, धनावेश। ठीक है, ऋणावेश और धनावेश होने का मतलब मैं समझा दूं। आप जानते हैं कि समान आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, और असमान आवेश जो होंगे वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां पर नाभिक के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन निहित है, तो इतने सारे प्रोटॉन जो हैं, उन प्रोटॉनों के आकर्षण बल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इनके तरफ चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। जब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके आकर्षण बल से क्या हो जाता है, ये अगर बाहर निकल जाए या छिटक जाए तो फिर वो फ्री हो जाता है, वो इसके कोश से बाहर चला जाता है, वो इसके आकर्षण बल से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये पाथ है एक तरह का जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आपके क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉनों का आकर्षण है। उसी तरह से क्लोरीन के अंदर भी कंडीशन है, बट नियम है अष्टक का। अष्टक का नियम ये कहता है कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व जो होता है, ठीक है, वो तत्व हमेशा अभिक्रिया करेगा, या यौगिक बनाएगा। कब? जबकि उसके आउटर मोस्ट शेल का मतलब अपन ये कहें कि बाहरी कोश में, बाहरी का मतलब ये जो बाहरी है, इसका बाहरी कोश कौन सा हो जाएगा, ये। इनके बाहरी कोशों के अंदर इनकी संख्या 2, 8, 8 इसके कंपैटिबल नहीं हो जाती। जैसे समझते हैं कि जैसे इसके पास 2 परमाणु, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके फर्स्ट कोश के लिए जो लिमिट है वो कितनी है, 2, कि फर्स्ट कोश में कितनी होनी चाहिए, 2। सेकंड कोश में भी वो अगर आप हैं तो सेकंड कोश में आपकी कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर भी 8 है और इसके अंदर भी 8 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर थर्ड कोश है, थर्ड कोश का मतलब तीसरा अगर पाथ है, तो उसके अंदर भी कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। इसके अंदर भी कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या, क्लोरीन के अंदर तो 7 है और सोडियम के अंदर कितना है, 1 ही। तो क्या ये अष्टक का नियम का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो फिर क्या करना रहेगा, ये अभिक्रिया करेंगे, ये यौगिक बनाएंगे। अच्छा, यौगिक कैसे बनाएंगे, तो ये अपने बाहरी कोश से या तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये संख्या उनको प्राप्त करनी है इलेक्ट्रॉनों की अपने बाह्यतम कोश में। तो अगर मैं कहूं कि सोडियम को ये संख्या प्राप्त करनी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर सोडियम को ये संख्या प्राप्त करना है तो सोडियम को क्या करना चाहिए, सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना चाहिए। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल गया, इससे बाहर निकल जाता है, तो फिर क्या कंडीशन बनती है कि भाई ये पाथ तो फिर जरूरी नहीं। जैसे अपन ये कहें कि कोई ग्रह जो है, लास्ट वाला जो आपका ग्रह है, वो ग्रह घूमते अगर क्या हो जाता है, बाहर छिटक जाता है, तो फिर पाथ कहां है, फिर तो आपको 7 ग्रह ही नजर आएंगे। वही वाली कंडीशन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है तो फिर आपके पास ये पाथ नहीं रहता। अगर ये पाथ नहीं रहता तो बाह्यतम कोश कौन सा बन जाता है, ये। और इस कोश के अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, हाँ 100% है। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन छूटा, वो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ये एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको, Cl को। क्यों है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अगर इसे वो 8 करने हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसे लेना पड़ेगा, क्लोरीन को लेना पड़ेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है तो इसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन।
अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो ये भी अष्टक के नियम का पालन कर देता है। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिलके अपने अपने परमाणुओं का अष्टक पूरा करते हैं, और ये अष्टक पूरा करने के लिए ये किसका निर्माण करते हैं? यौगिकों का निर्माण करते हैं। परंतु यौगिकों का निर्माण करने के लिए इन्हें इलेक्ट्रॉनों का क्या करना पड़ता है? आदान प्रदान। मतलब आप समझ लीजिएगा कि NaCl जो अपन नमक जो अपन नॉर्मली लेते हैं और खा जाते हैं, ठीक है, वो NaCl के अंदर की कंडीशन जो NaCl का एक जो कण है उस कण से भी अंदर एक अणु की बात करूं, अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl कैसे बना हुआ है, उसके अंदर की कंडीशंस क्या है क्या नहीं है, उसके बहुत ही ज्यादा भीतरी भाग के बारे में अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना है। अब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आप समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने की कंडीशन में क्या है? जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम के अंदर अष्टक या फिर यौगिक बनाने से पहले, यहां मैं लिख लेता हूं यौगिक बनाने से पहले, सारा सर एक ही वीडियो में क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है और ये सब आप 9th में पढ़ के आ चुके हो, दैट्स व्हाई, इसलिए मैं चैप्टर शुरू नहीं करके आपको पहले बेसिक पार्ट बता रहा हूं, ठीक है, ताकि ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में डाल दें, ठीक है। यौगिक बनाने से पहले और Na आपका यौगिक बनाने के बाद, थोड़ी अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपन इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ क्लोरीन की भी, यौगिक बनाने से पहले और यौगिक बनाने के बाद, ठीक है। तो सोडियम यौगिक बनाने से पहले अपन इसके आंतरिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे प्रोटॉन की बात करें तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन मतलब यौगिक बनाने से पहले तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और प्रोटॉन कितने थे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। तो पॉजिटिव आयंस कितने थे? 11, और नेगेटिव आयंस कितने हैं इसके पास? 11। आयंस क्या, सॉरी चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें तो आवेश 11 है, बराबर है। भाई आप समझना, कोई भी चीज संतुलन में कब रहेगी? कोई भी चीज संतुलन में तब रहेगी जब दोनों चीजें बराबर हैं, ऋणावेश और धनावेश बराबर है, तो वो चीज ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, उसी व्यवस्था में बनी रहेगी। जैसे कि आप यूं समझें कि दो मजबूत आदमी जब पंजा लड़ाते हैं, तो पंजा लड़ाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि भाई पंजा जो हो जाता है वो दोनों के पंजे ठहर जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो दम नहीं लगा रहे, और वो स्थिति ऐसी बनती कि दोनों का दम बराबर लग रहा होता है। तो दोनों का दम बराबर लग रहा है तो वो संतुलन की स्थिति कहलाती है। ये आपके संतुलन की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें दोनों आवेश आपके क्या है? बराबर है। अब कंडीशन क्या हो रही है? अब थोड़ी सी चेंज हो रही है। जैसे इसके अंदर भी बात करूं तो मेरे पास इसके अंदर प्रोटॉन कितना रहेगा? पॉजिटिव आयन आवेश जो रहेगा वो कितना रहेगा? 17, और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 17, ठीक है। अब केस क्या रहेगा कि चेंजेस क्या आते हैं जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकालता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन करता है। तो प्रोटॉन तो भाई नाभिक के अंदर वो तो चेंज हुए नहीं, वो तो उतने के उतने ही रहे, तो वो कितने रह गए? 11 के 11। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं कि भाई 11 थे, अब कितने हो गए? एक हटा दिया, सोडियम के अंदर से एक अपने अंदर से उसने निकाल लिया, तो कितने रह गए? 10 रह गए। 10 रह गए तो आवेश कौन सा बढ़ा? पॉजिटिव। कितना बढ़ा? 1 से, तो सोडियम के ऊपर एक धनायन, सोडियम के ऊपर दर्शा दो कि कितना धनायन आया? एक धनायन, ठीक है। एक आपको आवेश दर्शाना रहता है प्लस से। दूसरी बात, यहां पर अपन बात करें क्लोरीन के अंदर, तो क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन कितने थे भाई? 17। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 हो गए। क्यों हो गए? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ ना, तो 17 थे, 17 से 18 हो गए। 17 से 18 हो गए तो अब क्या बढ़ गया इसमें? ऋणावेश बढ़ गया, असंतुलन की स्थिति। तो ये फिर उदासीन नहीं रहेगा परमाणु, उदासीन या संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति मतलब क्या? चीज एक जैसी चलती रहे, ठीक है। उदासीन, उदासीन का मतलब क्या? वो वैसा का वैसा बना रहे, ठीक है। तो परमाणु जब तक यौगिक नहीं बना पाए थे ये कहलाएंगे उदासीन, और ये स्थिति बनी रहेगी संतुलन की। परंतु क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है और क्लोरीन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो अब उदासीन स्थिति नहीं है, अब चेंजेस आए, अब असंतुलन की स्थिति है। तो फिर वो परमाणु नहीं रह गया, उसके व्यवहार में, उसके शेप में तो खैर चेंजेस नहीं आते, उसके व्यवहार में और उसके बाह्यतम कोशों के अंदर, उसके आवेशों के अंदर, ठीक है, क्या आ जाते हैं? चेंजेस आ जाते हैं। कैसे आते हैं भाई? प्रोटीन के अंदर, इसके अंदर क्या कंडीशन रहेगी? इसके अंदर एक ऋणायन एक्स्ट्रा है, तो मैं Cl के ऊपर एक ऋणायन को दर्शा देता
अच्छा ये क्या चीजें हैं, ये परमाणु नहीं, परमाणु के अंदर चेंज आने के बाद हम इसे नाम दे देते हैं आयन। क्या नाम देते हैं, आयन। ये तब्दील हो चुके हैं आपके परमाणु किसके अंदर, आयन के अंदर। ये तब्दील हो चुके हैं आपके तत्व किसके अंदर, आयन के अंदर। आयन का मतलब क्या कि ये आयन मिले हैं और आयन मिलके क्या बना चुके हैं, NaCl। एक धनायन हमेशा एक ऋणायन से मिलेगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पर थोड़ा गौर करिएगा। एक धनायन हमेशा एक ऋणायन से मिलेगा और वो बनाएगा क्या, यौगिक। इस तरीके से ये क्या बना देंगे, यौगिक। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से द्वारा। पहले इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे, उसके बाद आयन बनाएंगे और आयन बनाने से ये क्या बना पाएंगे, यौगिक बनाएंगे। तो ये धनायन बना और ये क्या बना आपका, ऋणायन। ये पूरी तरह से किसके अंदर तब्दील हो चुके हैं, आपके आयंस के अंदर। किससे, उदासीन परमाणु से ये इन्होंने अपने आप को तब्दील कर दिया आयंस के अंदर। इस तरीके से आपका क्या बना है, NaCl का यौगिक बना है। दूसरे की बात करें, जैसे अपन बात करें ये सोडियम की, ये Na+ था और ये Cl- था। अगर अपन बात करें यहाँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, बाह्यतम कोश में 10 करने के लिए, 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, हमेशा अभिक्रिया करेगा, उस टाइम क्या बनाएगा, Mg2+। ठीक है, 2+ क्यों लिखा, क्योंकि हमेशा जब उसकी बात करेंगे तो उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लोरीन जो होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, Cl- ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि Cl- के द्वारा ही वो क्या बना पाएगा, यौगिक बना पाएगा। ऐसा नहीं है Mg2+ बना रहा है तो इससे अभिक्रिया करते टाइम क्लोरीन भी -2 बना दे, Cl-, ऐसा नहीं। तो ये क्या चीज है, ये जो 2+, ये जो +1, ये Cl-1 ऊपर जो लिखा जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता हिंदी बहुत ही अच्छी विषय है, अच्छी लैंग्वेज। और हिंदी और साइंस जो है वो आपस में जुड़ते हैं तो अपने को और ज्यादा समझ में आने लगता है। क्यों, क्योंकि हिंदी वर्ड्स जो आपके साइंस के अंदर दिए गए हैं वो वर्ड्स इनके काम के बेसिस पे दिए हैं। संयोजकता का मतलब संयोजन, ठीक है, संयोजन का मतलब जुड़ना। ठीक है, जो ये आदान प्रदान जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना और टूटना जो हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों, कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, ये उसको बताता है संयोजकता को। जैसे Mg के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, Mg2+ बनाएगा। ठीक है, तो ये 2+ उसकी संयोजकता कहते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहा है, तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, 1। Cl कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहा है, 1, तो Cl की भी संयोजकता कितनी होगी, 1। आयन जब आप बताओगे तो इसके अंदर Na+ बताना पड़ेगा और इसके अंदर Cl- बताना। मैं फिर से कह रहा हूं, धनायन से नहीं जुड़ता है, ऋणायन से नहीं जुड़ सकता। उसका एकमात्र कारण है, ऋणायन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना। ठीक है, दोनों ही आपकी जो पार्टीज होंगी वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उपस्थित होंगी तो देगा कौन। ठीक है, दोनों ही पार्टी उपस्थित होंगी वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए उपस्थित होंगी तो लेगा कौन। तो वही वाली कंडीशन है इसमें। यहाँ आयन, जब आयनिक यौगिक बनते हैं, ये सारे जो यौगिक जो बनेंगे ये पूरे इन सब तत्वों से, इन तत्वों से जो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा जो यौगिक बन रहे हैं, उन यौगिकों को हम नाम देते हैं आयनिक यौगिक। क्या नाम देंगे, आयनिक यौगिक। तो हमारे को ऐसे तत्व, आयनिक यौगिक बनाने के लिए हमारे को ऐसे तत्वों की जरूरत होती है जिसमें से एक तत्व इलेक्ट्रॉन दे सके और एक तत्व इलेक्ट्रॉन ले सके। इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे आयंस बनते हैं और आयंस के द्वारा हम किनका निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा किसके बारे में, तत्वों के बारे में, तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बारे में, किस प्रकार से हम आयंस बनाते हैं उनके बारे में। तो कुछ आयंस जो हैं वो मैं आपको टेबल, एक लास्ट जो है इसके आगे आयंस की टेबल दे रहा हूं। ठीक है, किस तरीके से Na+ बना, Mg2+ किस तरीके से बना वो मैंने आपको बताया। तो मैं आपको संयोजकता की क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि कौन कौन जुड़ सकते हैं, कौन कौन यौगिक बना सकते हैं, किस तरीके के यौगिक बना सकते हैं। ये यौगिकों के बारे में समझने के लिए हमें जरूरी हो जाता है कि हम इनके आयंस को भी क्या कर लें, याद करें। देखो, परमाणुओं के बारे में याद किया, तत्वों के बारे में याद किया, तो हम आयन के बारे में पढ़ पाए। आयन के बारे में पढ़ेंगे तो यौगिकों के बारे में पढ़ पाएंगे। यौगिक अगर पढ़ पाए तो हम अभिक्रियाएं करवा पाएंगे, अलग अलग यौगिकों को मिला के हम अभिक्रिया करवा पाएंगे और नए नए क्या बना पाएंगे, दूसरे यौगिक बना पाएंगे। यही है केमिस्ट्री। थोड़ा याद करो फिर इंप्लीमेंट करो, थोड़ा याद करो और फिर इंप्लीमेंट करो। तो अब हम अगला पार्ट जो है, उस अगले पार्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनके अलग अलग संयोजकता और आयंस के बारे में हम देख लेते हैं। एक टेबल और देते हैं।
तो ये हमारे पास जो पुरानी लिस्ट है वो की वही पुरानी लिस्ट है। इसके अंदर हमने एक लिस्ट और ऐड कर दी है, वो है हमारी संयोजकता। और संयोजकता के अंदर हमने क्या है, इन सबकी संयोजकता लिख दी है। तो बात यहाँ आती है कि ये संयोजकता किस आधार पर निकाली गई, ये उसी आधार पर निकाली गई जैसे अभी अभी हमने सोडियम की और हमने क्लोरीन की, मैग्नीशियम की इनकी संयोजकता निकाली। जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के अंदर +2, ठीक है, और सोडियम के अंदर +1 और क्लोरीन के अंदर आपके पास कितनी है, -1 संयोजकता है। तो क्या सर हम सभी तत्वों की संयोजकता इस आधार पर निकाल सकते हैं? सभी की तो नहीं, ठीक है, बट हाँ 1 से 20 तक हम तत्वों की संयोजकता इस आधार पर निकाल सकते हैं, निकालनी है और याद करनी रहेगी। याद करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि इन संयोजकताओं के आधार पर ही या फिर इन आपके आयन्स के आधार पर ही हम क्या कर पाएंगे, यौगिक बना पाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अभी कि आज अभी लास्ट जो हम बात कर रहे हैं इस पार्ट में, वो हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हम संयोजकता को निकालेंगे। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो सारे के सारे हमारे पास आयन्स आ रहे हैं, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स, जो सारे धनावेश और ऋणावेश आ रहे हैं, तो धनावेश और ऋणावेश को मिलने के बाद या उनके मिलने से आपके यौगिक कैसे बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से यौगिक बनाते हैं, वो भी आप 9th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है, आप पढ़ चुके हो क्रॉस करके, और किस तरीके से आपने क्या किया था, यौगिक बनाए थे। पर फिर भी एक बार और हम यौगिक किस तरीके से बनाते हैं वो हम देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद कुछ यौगिक सीधे सीधे हम क्या करेंगे, याद करेंगे। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला MgSO4 है, वो कैसे बना वो मैं आपको बता दूंगा। फिर आपको हमेशा जिंदगी भर याद रखना है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो MgSO4 होता है। बस ये इसके लिए हम ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, ताकि हम उनको किसमें यूज कर पाए, आप रिएक्शंस के अंदर यूज कर पाए। बात करते हैं अब आयंस के बारे में। तो ये आयंस बने, ठीक है। अब आयंस कैसे निकालेंगे सर संयोजकता है? तो संयोजकता निकालने के लिए हमारे पास अष्टक नियम है। तो अष्टक नियम है तो हम एक काम करते हैं 2 8 और 8, बस 20 तक के लिए आपके लिए ये काफी है। 20 के आगे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। ये ट्रिक है, यूं ही समझ लीजिए आप। इस ट्रिक के बेसिस पे, अष्टक के बेसिस पे आप क्या कर पाते हैं, इनके ऊपर की संयोजकता निकाल पाते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनों का असल में लेन देन हो रहा है। तो आप देखेंगे जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर परमाणु क्रमांक कितना है, 1। तो अपन बात करें इसके अंदर पहले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। मैं कोष बना के नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सीधे संयोजकता कैसे निकालते हैं बता रहा हूं, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर कमी रहेगी। अष्टक पूरा करने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन या तो लिया जाए, ठीक है, या फिर ये H माइनस भी बना सकता है। माइनस बनाने का मतलब क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और क्या कर दे, दे दे, तो फिर इसके पास बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। परंतु सबसे अधिक ये जो बनाता है वो बनाता है ये H+। इसकी मेन संयोजकता जो रहेगी वो क्या बनाएगी, H+, ठीक है। तो अपन ये कहें 1 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये क्या बना देता है, H+। H+ का मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है, ठीक है। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेगा ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉन देना तो एक धनावेश आपके परमाणु पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेना मतलब एक क्या जाना चाहिए, धनावेश। अब कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 धनावेश आएंगे, ठीक है। 2+ आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन 2 अगर ले रहा है तो -2 आ जाएगा। देखिए हीलियम की बात करते हैं, हीलियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ठीक है। ये तो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है, इसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉनों का लेना होता है ना देना होता है, कोई जरूरत नहीं रहती। फिलहाल 10वीं के लेवल पे हमें ये पढ़ना रहेगा। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी, तो हम पहले 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉनों को आप इसके अंदर भरिए तो कितने रहेंगे, 2 1। तो क्या किया जाए, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, अब या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे अष्टक पूरा करने के लिए, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो दे दूं, ठीक है। तो ऊर्जा के बेसिस पे ऊर्जा किसमें कम खर्च करनी पड़ेगी, इसमें कम खर्च करनी पड़ेगी, भाई 1 इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ निकाल सकता हूं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, निकाल देता है, इसलिए 1+1 आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे तो देने का काम करेगा। बेरिलियम के साथ भी सेम केस है, 2 और 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है, +2। बोरॉन के साथ 2 और 3, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है, 2 तो पहले कोष में, 3 दूसरे कोष में, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। कार्बन के साथ 2 और 4। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, 4 है आपके बाह्यतम कोष के अंदर, अब अगर उसे 8 पूरे करने हैं तो या तो 4 ले ले या फिर 4 दे ले। जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो ज्यादातर जो यौगिक बनाते हैं आयनिक यौगिक नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेना और 4 इलेक्ट्रॉन देना, इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेने देने का काम नहीं करते हैं, ये आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं। अब आती है बात, जब हम कार्बन पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं आपको उनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। सोडियम की बात करते हैं,
सॉरी नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन है आपके पास, नाइट्रोजन के अंदर क्या है आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 2 पहले में भर दो और 5 दूसरे में भर दो। तो 5 है, अब आप ध्यान रखिएगा कि भी 5 है तो मुझे 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉनों की। और या फिर दूसरा तरीका है कि मैं ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन दूं, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और 5 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा ऊर्जा उसको क्या करनी पड़ती है, परमाणु को क्या करनी रहती है, खर्च करनी रहती है। इसलिए वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेना मतलब आयन कौन सा आना चाहिए, माइनस, और कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3, इसलिए -3। इसकी सही रहता है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो बस आपको 2 और 6 के बेसिस पे आप ये निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा -2। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है तो 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, -1 हो जाता है। नियोन की बात करते हैं, इसका अष्टक पूरी तरह से आपकी कंप्लीट नजर आता है, 2 और 8 कंप्लीटली आपकी इसके अंदर भरेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा ना इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, ये अभिक्रिया करेगा ही नहीं। ठीक है, ये भी अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, इनके बहुत कम यौगिक बनते हैं, लगभग ना के बराबर यौगिक बनाएंगे, क्योंकि यौगिक क्यों नहीं बना सकता, ना तो धनावेश बना सकता है ना ही ऋणावेश बना सकता है। सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम के अंदर क्या कंडीशन रहेगी, 2 8 और 1। अभी हमने इसके बारे में फुल डिस्कस कर चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल जाएगा। उसके बाद सेम केस 2 8 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल जाएगा, +2। एल्यूमिनियम की बात करें तो +3 बनाएगा। क्यों बनाएगा कि 2 8 और सिलिकॉन की बात करें, फिर से कार्बन जैसी कंडीशन बन जाती है, 2 8 और 4। अब 4 वाली कंडीशन में वही केस आएगा कि ये सिलिकॉन जो रहेगा वो भी क्या करेगा, आपके आयनिक यौगिक बनाने में कम सक्षम होगा। उसका कारण क्या रहेगा कि भाई इसके अंदर भी आपके पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन लेना हो या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देना है, इन कंडीशंस पे रहता है, तो ये भी जो रहेगा ये आयनिक यौगिक कम बनाएगा। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के अंदर 2 8 और 5 कौन सी कंडीशन बन जाती है, नाइट्रोजन वाली कंडीशन बन जाती है। इसीलिए नाइट्रोजन की और इसकी संयोजकताएं जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे। ठीक है, सल्फर की बात करें 2 8 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, क्लोरीन की बात करें 2 8 और 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा। ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन का कंप्लीट हो जाता है अष्टक, इसलिए ये भी अभिक्रिया नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। फिर आगे बात करते हैं 2 8 8 और 1, जो आगे वाले कोश में भराएगा कितना, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। कैल्शियम की बात की जाए 2 8 8 और 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, आसानी के साथ क्या कर सकता है, कैल्शियम भी दे सकता है, इसलिए Ca2+ आपका Ca+ कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, बट आप डिनोट करने के लिए +2 देख सकते हैं। तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दे देगा। तो ये संयोजकता किस बेसिस पे निकाली गई है ये मैंने आपको बताया ही है। आपका जो आज का काम रहेगा तत्वों को याद करना, तत्वों के परमाणु क्रमांकों को याद करना और प्रतीकों को याद करना। फिर से 9th में पहले किया होगा, पर अब क्यों करना है, जबकि हम समझ चुके हैं कि हमें ये सब करने की जरूरत क्या है, तो जरूरी हो जाता है कि ये सारी चीजें हम करें ताकि हम क्या निकाल पाएंगे, इनकी संयोजकताएं निकाल पाएंगे। और तत्वों की संयोजकताएं निकालना, अब आप बात को समझिएगा, यदि आपके पास क्या है, तत्वों के परमाणु क्रमांक हैं, तो उन परमाणु क्रमांकों के आधार पर आप क्या कर पाओगे, उसकी संयोजकता निकाल पाओगे। जैसे सोडियम के अंदर 11 मेरा परमाणु क्रमांक मेरे पास है, तो मैं उसकी संयोजकता आसानी के साथ निकाल सकता हूं। 2 8 1, 1 का मतलब 1 देना है मुझे, तो Na+ बना, सीधी बात। ठीक है, अगर मैग्नीशियम की बात करूं 2 8 2, 2 मतलब 2 देना है, तो 2 देना है तो फिर क्या 2+ बना देगा। ठीक है, अगर मेरे पास बात करूं मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन के अंदर परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 8 मतलब भरो, 2 और 6 6 का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या बना देगा, -2 बना देगा। ये इस तरीके से आप क्या संयोजकताएं निकाल सकते हैं, कितने 1 से 20 तक की। तो ये आपका जो टेबल होना चाहिए वो टेबल रटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये संयोजकताएं आपको निकालनी आनी चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिस टाइम आपको ये संयोजकताएं निकालनी आ जाए उसके बाद आपको ये पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, याद इसलिए होनी जरूरी है क्योंकि इनसे हमें यौगिक बनाने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीजें क्यों आनी चाहिए, ये चीजें इसलिए आनी चाहिए कि कभी हम संयोजकता किसी की भूल जाएं तो निकालने में सक्षम नहीं, ये ओनली फॉर बैकअप हमारे पास ये उपलब्धि है। तो आप समझ लीजिएगा तत्वों के बारे में, आपको जो हमने शुरुआत में पढ़ा, तत्व, यौगिक, परमाणु, अणु,
ठीक है, ये आपको समझना है, इनकी परिभाषाएं आपको अलग सेपरेट करनी है, नोट्स बनाने हैं पर्टिकुलर आज से ही शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, आयन्स के बारे में हमने पढ़ा, तो आयन क्या होते हैं क्या नहीं होते मैंने वीडियो में देखा है, आप वीडियो में बताया, वीडियो पॉज करके आप आयन्स के बारे में समझ लीजिएगा। परमाणु के कितने आपके अवयव हैं वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से परमाणु आपके यौगिक अभिक्रिया करके यौगिक बना रहे हैं वो आपको अलग से आपको नोट्स में या कॉपी में काम करना है। टेबल उतारनी है, टेबल की प्रैक्टिस करनी है और कल तक ये कंप्लीट आप याद करेंगे तो ही आप आगे की क्लास को समझ पाएंगे। आप ये याद रखिएगा। तो मेरे को ये कल तक आप काम करके दीजिए, एक दिन में ये काम हो जाएगा तो अगला वीडियो आएगा वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू।